हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेंच हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7th to 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है भाई, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ और हम डिस्कस करें हमारे चैप्टर नंबर 3 सरल रेखा में गति को, ठीक है, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी एक ही दिशा में गति कर रहा है, ठीक है ना, तो यह गति किस प्रकार से होगी। ठीक, तो इसी सिलसिले में हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोई एक ही दिशा में गति कर रहा है तो उसके स्थिति में परिवर्तन जो आएगा, उसके स्थिति में परिवर्तन का माप कैसे लेंगे, किस तरीके से मेजर करेंगे उसको। फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे कि अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो हमने ऐसा पाया कि अगर किसी एक वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, उसी समय किसी दूसरे वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, दूरी हो सकता है समान हो, मतलब उनकी स्थिति में जो परिवर्तन हो रही है समान हो रही है, लेकिन ये जल्दी पहुंच गया, दूसरा धीरे धीरे पहुंच रहा, मतलब देर बाद पहुंच रहा। अर्थात इन दोनों में एक मेजरमेंट और आता है। किसका मेजरमेंट भाई? समय का मेजरमेंट, टाइम का मेजरमेंट। मतलब एक तो चीज आएगी कि उस स्थिति का माप, मतलब उसमें दूरी और विस्थापन की बात करेंगे, लेकिन हम उसके साथ साथ बात करेंगे किसका भाई? समय का भी माप। कोई जल्दी जा रहा है, कोई धीरे जा रहा है, तो आखिर क्या होगा इन दोनों से। तो इन दोनों की वजह से, जो कि दूरी और विस्थापन की वजह से, समय के साथ में जब इनको ट्रीट करेंगे तो हमें दो नए टर्म मिलेंगे। एक मिलेगा मुझे चाल और दूसरा टर्म मिलेगा मुझे वेग। तो इतने सारे टॉपिक्स को, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को हमें इसके अंदर सीखना है, इस सेशन के अंदर सीखना है। तो चलिए भाई हम इसको शुरू करते हैं फटाफट। यहां से हम बिल्कुल स्टार्ट लेने वाले हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक को, कह लीजिए हमारे फिजिक्स के अकॉर्डिंगली जो हमारा सबसे पहला टॉपिक, क्योंकि इसके पहले तो सिर्फ बेसिक्स, कॉन्सेप्ट्स ये सब चलते रहे, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की बात करी, हमने ग्राफिकल सिस्टम्स की बात करी। अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक को। तो शुरू किया जाए स्थिति का मापन सबसे पहले। तो जैसे कि हमें मेजरमेंट वर्ड पहले से ही पता है, मापन हमें पहले से ही पता है। क्या पता है भाई आपको? तो यह पता है कि किसी अननोन क्वांटिटी का किसी नोन क्वांटिटी से तुलना ही मापन कहलाती है। मतलब कोई अननोन क्वांटिटी से क्या तात्पर्य है? तो अननोन से सिर्फ यह तात्पर्य है कि एक अज्ञात राशि है, उसका किसी ज्ञात राशि के साथ में तुलना कर देंगे, तो इसी को हमने कह दिया था मापन। अब स्थिति का मापन क्या होगा भाई? तो अगर कोई एक वस्तु है, कोई एक वस्तु है जिसकी एक स्थिति है ये ए, कुछ समय बाद मुझे पता चला इसकी स्थिति क्या हो गई भाई? इसकी स्थिति हो गई ये बी, मतलब उसकी स्थिति बदल गई। ए से वो कहां पहुंच चुका है? बी पर पहुंच चुका है। तो ए से बी तक जब पहुंचेगा तो मतलब यहां से यहां तक में वो क्या तय करेगा? तो वो तय करेगा भैया दूरी। ए पर था, चौला कहां गया भाई? बी पर चला गया, तो इसने क्या ट्रेवल करी? इसने ट्रेवल करी दूरी। तो ये दूरी को मापेंगे कैसे? मतलब इसी दूरी का हमको निकालना है क्या? मापन कैसे आएगी? ठीक है, तो दूरी मापन से के लिए हमको चाहिए होता है एक रेफरेंस पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे इसके स्थिति में परिवर्तन। मतलब कोई ऑब्जेक्ट यहां है, यहां पहुंच रहा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसका इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, ये इसकी प्रारंभिक बिंदु हो जाएगी, और जो बी जहां पे वो पहुंच चुका है ये इसकी अंतिम बिंदु कहलाएगी। तो मतलब ये कि ये जो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु है, इनको हमें जब निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें जब इसको प्रदर्शित करना होगा तो कैसे करेंगे? क्योंकि हमने इसके जस्ट पिछले सिस्टम में हमने कार्टेशियन सिस्टम को पढ़ा, जहां पे हमने देखा कि भाई इनको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सिस्टम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कार्टेशियन सिस्टम कैसे बनाते हैं, लेकिन उसमें नंबर्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आइए देखते हैं। तो आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी, संख्या रेखा आप जानते होंगे कैसे बनाते हैं भाई संख्या रेखा। तो बीचों बीच एक मूल बिंदु होता है जिसकी वैल्यू हम 0 कह लेते हैं, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, एक सरल रेखा ड्रॉ करते हैं। सरल रेखा दोनों ही तरफ चल सकती है भाई, ठीक है ना, क्योंकि रेखा खंड नहीं है, ये इधर भी जा सकते हैं और इधर भी। जब हम राइट हैंड साइड पे बात करते हैं तो समान अंतराल पे हम नंबरिंग्स कर देते हैं, 1 2 3 4 और आगे बढ़ेंगे 5 6 ऐसा।
और सिमिलरली अगर बाएं तरफ देखे 0 के तो -1, -2, -3, -4, -5 और ऐसे ही चलते चले जाएंगे। इधर जितने दूर तक जाना है चले जाइए, लेफ्ट साइड में जितनी दूर तक जाना है चले जाइए, लेकिन बस बात इतनी सी होती है कि ये जो मूल बिंदु है, जो ओरिजिन है, जो बिल्कुल बीचों बीच होगा, उससे जितने पॉइंट राइट हैंडेड जाएंगे तो जो संख्या आपको प्राप्त होगी उतने ही पॉइंट अगर लेफ्ट हैंडेड चले गए तो सेम संख्या प्राप्त होने वाली है। मतलब 0 से 3 कदम चले तो इधर भी 3 प्राप्त होगा और इधर भी चले 3 कदम तो इधर भी, सॉरी 0 से भैया 1 से नहीं, है ना, इस 0 से इधर चले तो 3 और इस 0 से इधर चले तो भी कितना 3, मतलब 3 कदम चलेंगे यानी 3 मिलेगा। मतलब क्या मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई ये जो संख्या है वो यहां भी 3 है और यहां भी 3 है, किंतु यहां एक चिन्ह आ गया माइनस का और यहां कुछ नहीं है, मतलब प्लस का। इसका मतलब सिर्फ इतनी सी है कि ये डायरेक्शन बता रहा है, ये माइनस और प्लस यहां पे क्या किसको बता रहा है भाई, दिशा को बता रहा है। अगर 0 से दाहिने तरफ कोई चीज है मतलब वो पॉजिटिव है, मतलब समझ में आता है कि भाई ये मूल बिंदु के ओरिजिन के राइट हैंडेड साइड में है, और कोई चीज नेगेटिव दिख रही है इसका मतलब वो मूल बिंदु से बाएं तरफ है, लेफ्ट हैंडेड साइड में है, बाएं तरफ में है भाई, नेगेटिव साइन से आएगा। मतलब जिस दिशा में ये +3 है, -3 उसके विपरीत दिशा में है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के चिन्ह देखिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव विपरीत है। अर्थात नंबर लाइन पे हम इस तरीके से इन चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो कार्टेशियन सिस्टम था जिसके अंतर्गत हमने बनाई ये पॉजिटिव एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस, जहां पर सिमिलरली इन दोनों रेखाओं का मतलब -y y जो है ये वाली लाइन और -x और x जो लाइन है ये वाली लाइन, मतलब ये हमारी ऊर्ध्वाधर लाइन और ये हमारी क्षैतिज, ठीक है ना। ये हमारी कौन सी वर्टिकल लाइन की बात कर लें, या फिर हम यहां पे बात करते हैं अपना हॉरिजॉन्टल लाइन। ये दोनों लाइंस की अगर बात करें, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना, इन दोनों लाइंस की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या पाते हैं भाई कि यहां पर इस दोनों लाइन के लिए यह है मेरा मूल बिंदु। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल पे बात करूं तो राइट हैंड साइड पे जब बढ़ूंगा तो ये +1 2 3, लेफ्ट हैंड साइड पे बढ़ता हूं -1 -2 -3, ऊपर बढ़ता हूं तो +1 2 3, नीचे बढ़ूंगा -1 -2 -3। कोई दिक्कत परेशानी आई थिंक नहीं होनी चाहिए। मतलब इस ओरिजिन से दो लाइनों को पास किया है और दोनों लाइनों का ओरिजिन सेम है। तो मतलब यहां पर यह समझा जाता है कि किसी वस्तु की स्थिति के मापन के लिए एक निर्देश बिंदु का चुनाव किया जाता है जिसे मूल बिंदु कहते हैं। फिक्स पॉइंट है मूल बिंदु। इस बिंदु का चुनाव स्वैच्छिक होता है। मूल बिंदु पर स्थित x को 0 माना जाता है। मूल बिंदु पर ये जो है यहां पे ये कितना है भाई, ये 0 है। मतलब यहां पर स्थिति दूरी कितनी है भाई, दूरी 0 है, कुछ भी नहीं चला। अब यहां पे एक और बात आती है, दिशा। मूल बिंदु के दाईं ओर की दिशा धनात्मक और बाईं ओर की दिशा ऋणात्मक ली जाती है। इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर वर्टिकल में देखिए वहां पर ऊपर की दिशा कैसी है भाई, पॉजिटिव वाय धनात्मक, और नीचे की जो दिशा है वो कैसी है, नेगेटिव और ऋणात्मक ली जाती है। ठीक है ना। ये यहां पे जो चिन्ह है मतलब ये पॉजिटिव ऑफ वाई और यहां पे नेगेटिव ऑफ वाई, ये सिर्फ इसी बात को प्रदर्शित कर रही है कि भैया दोनों एक दूसरे के विपरीत है। एक ऊपर है तो बिल्कुल एक नीचे, एक दूसरे के विपरीत को। ये माइनस में है तो एक इधर साइड में प्लस में, ये एक दूसरे के विपरीत होने को प्रदर्शित करिए, बस और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो अब यहां से मेरे को एक बात समझ में आएगी कि मैं किसी की स्थिति कैसे मापूंगा भाई, तो नंबर लाइन पे मुझे किसी की स्थिति नापनी होगी तो कैसे नापेंगे, नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे कैसे, तो मैंने कहा भाई प्रारंभ में कोई व्यक्ति ए यहां पर था, थोड़ी देर के बाद वो यहां पहुंच गया बी पर, तो मैंने इसकी स्थिति नाप ली। का तो भैया 0 से 4, क्या मापी, 0 से 4, तो मतलब इसकी स्थिति कितनी होगी, तो 4 यूनिट हो गई। अब ये यूनिट के बारे में बात करनी कि यूनिट किस में लिखूं, क्या होगी इसकी इकाई, क्या होगी इसकी मात्रक। भाई कोई कहता है दूरी नापने को, ये अल्टीमेटली क्या नाप रहा हूं मैं, दूरी ना। इन दोनों के बीच के गैप का मतलब क्या, दूरी नाप रहा हूं। तो दूरी को बहुत सारी जगहों पे आपने देखा है सेंटीमीटर में कोई प्रदर्शित करता है, कोई कहता है भैया मीटर, कोई किलोमीटर, मतलब बहुत सारी इकाइयां हैं, बहुत सारी यूनिट्स है इसको प्रदर्शित करने का। लेकिन हम किसको लेकर के चलें, तो हमने ये समझा था
हमारी यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर के अंदर कि भाई अलग अलग इकाइयां प्रयुक्त होती है अलग अलग तरीके के माप के लिए। ये क्या है अलग अलग भाई? तो हम ऐसा समझते हैं कि अगर कोई बहुत बड़ी दूरी नापनी हो, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए रोड नापना हो तो किलोमीटर्स में नाप लेंगे। अगर भाई कपड़े को नापना होता है तो आपने देखा किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं, ठीक है। लेकिन हम जब ड्राइंग बना रहे होते हैं कॉपी में तो हम उसको सेंटीमीटर में बना रहे होते हैं, ठीक। अर्थात एक बात समझ में आती है कि हमें वो पैरामीटर सेट करना होता है कि क्या डिस्टेंस मेजर करना है, मुझे कितनी शुद्धता चाहिए, ठीक है, और कितने बड़े नंबर्स। मतलब कोई सी चीज को किलोमीटर में मेजर करना, उसको मीटर में लिखना शुरू कर दें। तो भाई अगर कहीं पे 5 किलोमीटर लिखा है, अगर मैं इसको मीटर में लिखूं तो मैं तो लिखूंगा 5000 मीटर, और अगर सेंटीमीटर में करना है तो 100 और कर दीजिए गुणा, मतलब 5000 2 और सेंटीमीटर। आपको एमएम में लिखना है और कर दीजिए भाई 3 2 5 और एक और कर दीजिए, एमएम हो गया। अब आप देखिए ना कितना ज्यादा टिपिकल वैल्यू है। अच्छा ये 5 किलोमीटर शुद्ध था, अगर ये डिजिट्स ऐसे आ जाए 5 3 2 1 6 2 9, अब करिए जरा कैलकुलेशंस, तो आपको समझ में आ रहा है कि 5 किलोमीटर बड़ा ही सिंपल सा नंबर था, लेकिन हमने उसको एमएम में कन्वर्ट करके बहुत ज्यादा टिपिकल कर दिया कैलकुलेशन को। तो भाई जब जैसी स्केल की जरूरत हो, मतलब जैसा पैरामीटर आए उसके अकॉर्डिंगली हम स्केल को वेरिएट कर लेते हैं। इसी के ठीक विपरीत एमएम में कोई चीज नापनी है और आप उसको किलोमीटर में लगाएंगे तो 0.0000 लिखते चलिए। मतलब ये समझ में आता है कि स्थिति के मात्रा का चयन तय की गई दूरी के परिमाण पर निर्भर करता है तथा सुविधा अनुसार सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर इत्यादि हो सकता है। कहीं पे सेंटीमीटर ले सकते हैं, कहीं पे मीटर ले सकते हैं, किलोमीटर ले सकते हैं, ठीक है, डेसीमीटर, मिलीमीटर, जिस तरीके का हमको मेजरमेंट करना है उसके अकॉर्डिंगली हम इसका चुनाव करते हैं, ठीक है ना भाई। आगे बढ़ जाया जाए, अब डिस्कस कर लेते हैं हम उस मूल बिंदु को, जो ग्राफिकल सिस्टम, जो कार्टेशियन सिस्टम है हमें जो देखने को मिलता है। तो मूल बिंदु का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कहीं पे समय के मापन के लिए हम अगर बात करना शुरू करें, ठीक है ना, अगर हम समय का मापन करना चाहते हैं तो समय के मापन के लिए जैसे एक छोटा सा मैं ग्राफ यहां पे प्लॉट कर रहा हूं, चूंकि हमने इसको प्रीवियसली इन ग्राफ्स को हमने देख लिया है तो अब इसको आपको समझना आसान है, ठीक है। और अगर जो कोई भी लोग ऐसे हैं अभी कि भाई आपने इस ग्राफ को नहीं देखा है, तो देखिए भाई आपके लिए बेसिक्स पूरा एक साथ समझने के लिए एक वीडियो के ये अंदर ये पूरे ग्राफ्स के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। हमने पूरा कोरिलेट किया हुआ है सभी ग्राफ्स को कि किस तरीके से ये ग्राफ्स चलते हैं, किस तरीके से ये ग्राफ कवर अप होते हैं, ठीक है, कैसे बनाए जाते हैं, क्या वेरिएशन होता है, सब कुछ। तो मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक्स अक्ष को कहता हूं कि इसमें समय है, एक्स अक्ष पे क्या लिख लेता हूं भाई? समय, और वाई अक्ष पे मैं लिख लेता हूं, मान लीजिए मैंने लिख लिया दूरी को, या वाई अक्ष पे दूरी हो गया, एक्स अक्ष पे समय। क्यों ऐसा कर पा रहा हूं भाई? तो हमने ये आपको सिखाया है, ठीक है, क्योंकि भाई अगर मान लीजिए अगर आपने उस वीडियो को नहीं भी देखा है तो भी बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, मैं दोबारा से आपके लिए रिपीट कर दे रहा हूं, बट आप सारे कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक बार जरूर देखेंगे। आइए हम रिपीट करते हैं। क्या समझते हैं भाई? हमें हमेशा एक्स एक्सिस पर जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वहां पे उस मान को रखना होता है जो इंडिपेंडेंट हो, जो किसी पर निर्भर ना करती हो, और वाई अक्ष पे मुझे उसको रखना होता है जो किसी पर निर्भर करती हो। तो एक्स अक्ष पे मैंने किसको लिखा हुआ भाई? समय को लिखा हुआ, और वाई अक्ष पे मैंने किसको रख दिया? दूरी को। क्यों? क्योंकि दूरी जो है ये समय के अनुसार, मतलब समय पर निर्भर करती है। जैसे मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं, अब 5 मिनट साइकिल चलाए तो आप भैया पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक पहुंचे। मैं कह रहा हूं 7 मिनट तक अगर आप ऐसी साइकिल चलाते रहे तो हो सकता है पॉइंट सी पर पहुंचे। मतलब पहले यहां से यहां तक की जो दूरी थी सपोज x1, अब ये यहां से यहां तक की जो दूरी है ये क्या होगी? x2। अर्थात आप ए से सी डिस्टेंस तक की बात करें तो x1 प्लस x2 हो चुके। मतलब क्या भाई, अगर हम समय को बढ़ाते जा रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि दूरी बढ़ जाएगी, एक चांस है। कम कर देंगे समय को तो दूरी कम हो जाएगी, अर्थात दूरी जो है वो समय पर निर्भर करता है। तो ओरिजिन क्या होगा भाई? तो इसको हम कह देते हैं ओरिजिन, यानी ये हमारे दूरी का भी क्या है? 0, और हमारे समय के लिए भी क्या है? 0। मतलब ये जो बिंदु है इसके कोऑर्डिनेट ऐसे लिखे जाते हैं 0,0, अर्थात टाइम इक्वल्स टू 0 पर x इक्वल्स टू भी कितना है? 0। मतलब दूरी भी कितनी है? 0। यानी वो साइक्लिस्ट t इक्वल्स टू
जीरो पे यहीं पर है, कुछ भी चला क्या, कुछ दूरी आई क्या, कुछ दूरी तय हुई क्या, नहीं। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर के बाद, मतलब मान लीजिए इसको मैं कह देता हूं t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, ये जो पॉइंट है t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तो ये जो यहां पर मैं कर रहा हूं ये भी 1 मीटर है, चलिए ये 1 ही ले लेता हूं, तो ये कितना चल गया भाई 1 मीटर। मतलब क्या समझ में आया, अगर 1 सेकेंड पे बात करूं, ये t इक्वल्स टू 1 सेकेंड कह लेता हूं, तो भाई ये यहां से यहां तक दूरी तय कर लिया इसने, ये चल गया, मतलब यहां से यहां तक की दूरी जो होगी क्या हो जाएगी 1 मीटर। सिमिलरली t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे कह दूं तो भैया ये चल गया 2 मीटर। एक काम करते हैं, ये b पॉइंट को ही ले लेते हैं, ठीक है, मैं t1 है ये, यहां पे b पे ही ले लेता हूं, इसको कह देता हूं t2, तो ये हो गया भैया हमारा 2 मीटर। ऐसे ही हो सकता है t इक्वल्स टू t3 इक्वल्स टू कितना भाई 3 सेकेंड, तो ये चल गया कितना भाई ये 3 मीटर, मतलब ये दूरी भी 1 मीटर, ये दूरी भी 1 मीटर, लेकिन ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई 1 + 1 + 1 मतलब 3 मीटर। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है कि भाई ये जो ओरिजिन है, अब ये ओरिजिन दोनों के लिए है, मतलब दूरी के लिए भी 0 है और टाइमिंग के लिए भी 0 है, यानी ये जो पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 0,0। अगर मैं इसी प्रकार से बात करता हूं यहां पर, तो इस बिंदु का माप कितना आ जाएगा भाई, तो x अक्ष पे 1 सेकेंड और ये 1 मीटर 1,1। इसी प्रकार से हम दूरी को क्या कर सकते हैं भाई, यहां पर मेजर कर सकते हैं। मतलब समय के मापन के लिए प्रारंभिक समय को मूल बिंदु माना जाता है तथा मूल बिंदु पर t इक्वल्स टू क्या लेते हैं 0 लेते हैं। इसी प्रकार अगर दिशा की बात करें तो मूल बिंदुओं के बाद में नापा गया समय धनात्मक लेते हैं, मूल बिंदुओं के बाद में जो समय लेते हैं कैसा लेते हैं भाई, वो पॉजिटिव लेते हैं। मैं इसको हटाता हूं और मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें डिस्कस कर लूं, तो ये देखिए यहां से जितनी भी चीजें लेंगे दाहिने तरफ, ये सब कैसा 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड सब पॉजिटिव। अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो ये नेगेटिव ऑफ टाइम, और नेगेटिव ऑफ टाइम जैसी कोई चीज रियल में नहीं होती, वास्तविक कुछ नहीं हो सकता, वास्तविक में समय नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है ना, और रियल में समय नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ, किसी कैलकुलेशंस के लिए अगर किसी ग्राफ के स्लोप की बात करेंगे तो ये कह सकते हैं कि भाई इतना देर पहले ये घटना हुई होगी, लेकिन वो नेगेटिव नहीं है। वो नेगेटिव क्या बता रही है भाई, कि ये मेरे तय समय से इतनी देर पहले होगी। जैसे मान लीजिए -5 सेकेंड, इसका मतलब मेरा जो तय पॉइंट है जिसको मैंने 0 कहा है, उसके पहले ही 5 सेकेंड पहले ही ये घटना हो चुकी है। लेकिन समय कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। फिजिकल क्वांटिटी जो भौतिक राशियां हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, कोई सी भी भौतिक राशि कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। भौतिक राशियां हमेशा ही धनात्मक होती हैं, ठीक है ना। नेगेटिव अगर कुछ आ रहा है इसका मतलब है कि आपका रेफरेंस पॉइंट से वो वैल्यू कम है, ठीक है। जैसे -5 सेकंड का मतलब मेरे तय समय से पहले हुआ है, बस। अच्छा, डायरेक्शन की बात करें तो मूल बिंदु के बाद में नापा गया समय धनात्मक लेते हो, ऋणात्मक की बात करूंगा नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया ऋणात्मक नाम की कोई चीज है नहीं। यूनिट की बात करें तो समय का मात्रक चयन करने के लिए परिमाण के अनुसार ही यह भी निर्भर करता है, जैसे घंटा, मिनट, सेकेंड, माह, वर्ष इत्यादि। ये माह और वर्ष भी भैया ये टाइम का ही कैलकुलेशन है, ये समय का ही मेजरमेंट है। लेकिन जो हमारा स्टैंडर्ड है, साई सिस्टम कहती है, वो कहती है सेकेंड। लेकिन आपने बहुत जगह पे घंटा भी देखा है, बहुत जगह पे मिनट भी देखा है। जैसे हम जनरली किसी के स्पीड लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना 23 किलोमीटर/आवर, लेकिन स्टैंडर्ड क्या है भाई, तो स्टैंडर्ड ये कहता है, ठीक है, स्टैंडर्ड कहता है भाई हमारा कि 18 मीटर/सेकेंड। मैं मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस यूनिट की बात करूं तो यहाँ किलोमीटर/आवर में या मीटर/सेकेंड में। किलोमीटर/आवर मतलब बड़ी वैल्यूज को मेजर करना है, घंटे में मेजर हो रही है, और छोटी वैल्यूज को मेजर करना है तो ये मीटर/सेकेंड में चलेगी। मतलब मुझे समझ में आ गया कि भाई मुझे इस मैकेनिक्स के अंदर अल्टीमेटली क्या करना है, मुझे स्थिति का नाप देखना है और उस स्थिति को समय के साथ में करना है भाई रिलेट, ठीक है ना। मतलब समय से करनी है उसकी तुलना, किसकी, स्थिति की। तो स्थिति की अगर मैं समय के साथ में तुलना करना चाहता हूं तो इसके लिए कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस होते हैं। आइए अब जरा शुरू करते हैं हम उसको। तो सबसे पहले तो भैया जो स्थिति परिवर्तन है उसकी नाप को कहते हैं हम दूरी, डिस्टेंस। क्या होता है डिस्टेंस, तो किसी भी वस्तु का, जैसे हमने देखा कि हमने क्या बात करनी शुरू करी भाई, हम बात करें यहां पे मोशन की, मोशन अर्थात हम बात करें गति की, और गति की जब भी बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि इसके स्थिति परिवर्तन की। और कहीं पर भी अगर स्थिति में परिवर्तन हो रहा है इसका मतलब है वहां पे तय हो रही है क्या, दूरी। क्या तय हो रही है भाई, वहां पे दूरी।
तो मतलब ऐसा मान लिया जाए कि कोई एक कण, कोई एक पिंड पहले ए पर है, फिर कुछ देर बाद ये बी पर पहुंच गया, फिर कुछ देर बाद ये सी पर पहुंच गया, कुछ देर बाद ये डी पर आ गया, फिर कुछ देर बाद ये ई पर आ गया, एंड फिर ये पहुंच गया कहां, एफ पर। तो ये जो चल रहा है ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, बिना इसकी दिशा को ध्यान में रखे हुए ये सब कुछ जोड़ दीजिए, यही है दूरी। मतलब टोटल पाथ ट्रैवल्ड, जितना वो चल के आया ये सब दूरी है। ठीक है, मतलब किसी कण द्वारा निश्चित समय में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, और ये अदिश राशि है, दिशा से कोई लेना देना नहीं, इसमें दिशा का कोई मतलब नहीं है, किधर जा रहा है क्या जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कह रहा हूं इसको ऐसा चलाओ, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से वापस ए से फिर से बी से फिर से सी, फिर से डी, फिर से ए, फिर से बी, फिर से सी, चलाते जाइए जितनी बार, और जितनी बार चला रहे हैं जोड़ते जाइए। मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी है। अब आपको लग रहा है अब क्यों जोड़ें भाई, जोड़िए, फिर से चल रहा है तो फिर से जोड़ूंगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, और चल रहा है फिर से जोड़िए। दूरी में हमको कुछ देखना ही नहीं है भैया, कहां से चला क्या किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ फर्क पड़ता चला हाँ जोड़ो, चला हाँ जोड़िए। कैसे भाई, तो भाई जिस जगह से चलता है, जितनी दूरी अपने इस मूल बिंदु से जितना आगे बढ़ेगा, जुड़ गया, फिर से यहां गया, फिर से जुड़ा, फिर से जुड़ा, फिर से जुड़ा, जोड़ते जाइए। अर्थात गतिशील वस्तु के लिए समय बढ़ाने पर दूरी का मान सदैव बढ़ता जाता है। भाई वो चल रहा है ना, जैसे अभी साइकिल की बात कर रहे थे कि ए से बी जा रहा था, समय बढ़ा दिया तो वह और दूर चला जाएगा। ठीक है, इस दूरी को जनरली गाड़ियों में हम ओडोमीटर के जरिए नापते हैं। जो गाड़ियों में आप देखते हैं ओडोमीटर चल रहा होता है, वो वहां पे क्या करता है भाई, वो बताता रहता है कितने किलोमीटर चल गए, कितने किलोमीटर, क्योंकि वो किलोमीटर में चलता है, क्योंकि वहां पे रोड पे अगर कोई गाड़ी चल रही है तो जनरली मीटर में नहीं नाप सकता, वो उसकी वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए वो किलोमीटर्स में मेजरमेंट चल रहा होता है। और एक साइड वाइज एक किलोमीटर का 10 पार्ट में कवरेज भी देता है। जैसे आपको मैं ऐसा बता रहा हूं, एनालॉग टाइप का ऐसा चलता था, जो डिजिटल नहीं होता था। ये मान लीजिए 4 डिजिट बनाई मैंने, और एक डिजिट इधर साइड में चलती थी अलग कलर से। ये किस में चलता था भाई, तो यहां पे 1 से 10 तक के नंबर लिखे होते थे ऐसे गोल पट्टे में, और वो एक एक करके आपके सामने आते जाता वो दिखते रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसके बाद क्या होता है भाई, तो इसके बाद 0 लिखता है, और जैसे ही 0 मतलब 1 कंप्लीट होता है, 1 इधर बढ़ जाता है, फिर ये एक राउंड पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यहां 2 आ जाएगा, यहां 3, यहां 4 5 6 7 8 9, 9 जैसे आएगा 1 इधर बढ़ जाएगा। मतलब क्या समझ में आता है भाई, कि वो ओडोमीटर आपकी दूरी को बता रहा होता है, और साइड में एक और 10 भाग में और डिवाइड कर देते हैं, मतलब 1/10 किलोमीटर को, सॉरी हाँ 1 किलोमीटर बटा 10, यह बिल्कुल सही, उसको हम क्या करते हैं भाई, उसको भी हम मेजर कर पाते हैं। चलिए आगे बढ़े अगर, तो हम डिस्कस करते हैं विस्थापन को। क्या हुआ था अभी कि एक व्यक्ति था जो ए से बी पे गया था, फिर सी पे गया, फिर डी पर गया, फिर ई पर आया, और फिर वो एफ पे आ गया। तो इसमें अगर हमने दिशा को बिना ध्यान में रखे हुए इसमें सब कुछ की बात कर ली, तो इसने जो दूरी तय की है वह आपको ज्ञात है भाई, ए से बी गया, फिर बी से सी गया, फिर सी से डी गया, फिर डी से ई गया, और फिर ई से एफ गया। यह दूरी उसने तय की। किंतु अगर विस्थापन की बात करें तो विस्थापन को फर्क ही नहीं पड़ता कि आप कैसे चल करके आए हैं, इसको सिर्फ फर्क पड़ता कहां से चल करके आए हैं, बस कैसे चल के आए हैं नहीं। ये हमारे वो रिश्तेदार हैं जिनसे हमको सिर्फ इतना पूछना भाई कहां से आए हो, बस हो गई बात खत्म। और ये वो वाले हमारे करीबी रिश्तेदार हैं जिनके बारे में सब पूछ लेते हैं, अच्छा कैसे निकले भाई, तो भैया मैं घर से निकला, अच्छा फिर बस मिली, हाँ भाई बस मिली, फिर उसने उस वहां तक छोड़ा, फिर वहां मार्केट पड़ा, फिर जाम लगा हुआ था, फिर उसके बाद हम वहां से पैदल उतर के कुछ दूर गए, फिर उसके बाद हमने ट्रेन पकड़ी, फिर ट्रेन से उतरे, फिर आपके घर तक आने के लिए हमें ऑटो नहीं मिली तो फिर पैदल चले, फिर ऑटो से, वटेवर सब कुछ, मतलब पूरे रास्ते के बारे में अगर इनसे जान लिया, मतलब आप दूरी की बात कर रहे हैं। और आपके यहाँ कोई फंक्शन है, बहुत सारे रिश्तेदार आ रहे हैं और आपको पता ही नहीं उनके बारे में बहुत कुछ, तो सिर्फ आप क्या पूछ लेते हैं कहां से आए हैं, तो आपको पता चला अच्छा ठीक है वो दूर के मौसा जी हैं, चलो सिर्फ और सिर्फ क्या उनका पता करना, विस्थापन, सिर्फ दूरी पता, मतलब टोटल पाथ से हमको लेना देना नहीं, हमको सिर्फ किससे मतलब है कि भैया आप एफ से चले थे ए पर आ गए, कहां से चले थे, एफ से चले थे ए पर आ गए। मतलब ये विस्थापन जो है ना, ये सिर्फ इस बात को बताता है कि अंतिम बिंदु तथा प्रारंभिक बिंदु
अंतिम बिंदु तथा प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम भाई सबसे कम वाली जो दूरी है उसको बताता है विस्थापन। अर्थात ये भी दूरी है क्या? हाँ भैया ये भी दूरी है, ये भी तो चल के ही आए हैं ना अपने घर से हमारे घर, लेकिन हमारे इतने करीबी रिश्तेदार नहीं है, तो हमको तो सिर्फ इससे पता कर लेना कि भाई कहां से आए हो, तो मुझे पता चले अच्छा ठीक है भाई इस शहर से आया हो, मेरे यहां से 30 किलोमीटर दूर है, बस खत्म हो गई बात, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये है हमारा विस्थापन, अर्थात फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट के बीच की न्यूनतम दूरी। अच्छा एक और मजेदार बात बताएं क्या? वो मजेदार बात समझिए कैसा, ये जहां से चल के आए थे, ये फाइनल और इनिशियल पॉइंट, इनके बीच में भैया नदी बहती थी। क्या बह रही है? नदी बह रही है। अब आए कैसे होंगे? तो ये आए तो होंगे भैया कैसे? ये ऐसा 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 ये पूरा पुलिया पार करके, पुल पार करके आए होंगे। लेकिन विस्थापन के समय मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं तो ये मान के चलता हूं भैया तुम तो नदी तैर के आ गए, नदी में कोई रास्ता नहीं आने का, फिर भी मैं क्या मानता हूं आप तो ऐसे ही आए हो, ठीक है ना। मतलब यहां से यहां तक के बीच की दूरी, मतलब नदी की जो नदी बह रही है और इनके फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच की दूरी मान लीजिए 1 किलोमीटर है, तो मैं तो मान के चलता हूं 1 किलोमीटर से ही चल के आओ। लेकिन इनको पुल पार करने के लिए यहां से चल के गए थे, यहां पर पुल था, यहां ब्रिज था, तो भैया रोड से आए हैं ये भाई साहब, तो ये तो ब्रिज क्रॉस करके ऐसा घुमा के आए होंगे हमारे पास, तो आए तो ऐसे थे। मतलब दूरी ने ये सब कुछ नापा। अब जिनके वो करीबी होंगे, वो रिश्तेदार को जो पसंद करता होगा, वो तो सब पूछ लेगा कैसे कैसे आए। लेकिन जो जब हम उनको जानते ही नहीं है, तो हमने सिर्फ ये पता करना कहां से है, तो हमें पता चल गया भैया ये यहीं से आए। अब नदी में रास्ता भले नहीं है, लेकिन मैं वही काउंट करूंगा, इसीलिए इसको कहते हैं शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, दो बिंदु फाइनल और इनिशियल के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट पाथ। तो आइए जरा समझे। तो किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन करते हैं। इसमें डायरेक्शन मैटर करता है, इसमें दिशा मैटर करती है, इसीलिए मैं इनका कुल हालचाल नहीं पूछ रहा हूं, यहां डायरेक्शन मैटर करेगी भाई। सीधे किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष कण की अंतिम स्थिति व प्रारंभिक स्थिति के अंतर को ही विस्थापन कहते हैं। किसमें भाई? अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की जो दूरी होगी, कौन सी? न्यूनतम दूरी। अच्छा न्यूनतम दूरी का मतलब क्या होता है भाई? दो पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको कहते हैं हम सरल रेखा, उसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ही दो पॉइंट के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ये सदिश है, यहां डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस है, दिशा का इंपॉर्टेंस है। अब अगर हम एक ऐसे ही कैलकुलेशन बनाने के लिए अगर हम ऐसा कहना शुरू करें, क्या भाई कि माना कि T1 व T2 पर वस्तु की स्थिति क्रमशः x1 और x2 है, ठीक है ना। मतलब ऐसा कुछ बना लेते, यह हमारा T1 है, दोनों ही अक्ष ले लेते भाई ऐसा, यह हमारा T1 है, यह हमारा एक पॉइंट है T2, दो समय हो गए। यहां पर T1 पे अगर मैं बात करूं तो मैं कह लेता हूं यहां पर मेरा एक x1 स्थिति है और T2 पर मेरी एक स्थिति है x2। अगर इसको पॉइंट करूं तो देखिए भाई ये एक पॉइंट मिलेगा और एक पॉइंट यहां पर मिलेगा। इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स की मैं अगर बात करता हूं, किसके भाई? ये जो नीचे बना हुआ है, तो ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है मेरा T1 कॉमा में x1, और यहां पे जो पॉइंट मिला ये है मेरा T2 x2। आप बोलेंगे ऐसा क्यों, अपनी मर्जी से लिख लिए? तो भैया हमने कहा था कि जो इंडिपेंडेंट होगा हमेशा एक्स एक्सिस पे होगा, समय इंडिपेंडेंट है तो एक्स एक्सिस पे, और ये दूरी जो है ये डिपेंड करती है समय पे, इसलिए कहां चली गई? वाई एक्सिस पे। तो क्या करना है भाई? अब यहां पर हमें देखना है कि हम किसको कहेंगे विस्थापन, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई इसके जो फाइनल पॉइंट और ये जो इनिशियल पॉइंट है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसी को हम कहते हैं क्या? विस्थापन। लिखने का तरीका इसका क्या होता है? अगर हम कहीं पे ऐसा लगाते हैं, डेल पढ़ते हैं इसको त्रिभुज जैसा, इसका मतलब होता है छोटा सा चेंज, लिटिल चेंज। क्या भाई? तो लिटिल चेंज किसका? एक्स, इसका मतलब होता है x2 माइनस x1। और इसी प्रकार से हम लिखेंगे टाइम को, तो इसका मतलब होता है T2 माइनस T1। अर्थात T2 सेकंड पे x2 पॉइंट पे था और T1 सेकंड पे x1 पोजीशन पे था। अगर मैं ये फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दूं तो इसी को हमने निकाला, क्या इसी को कहेंगे हम विस्थापन। और इसको क्या कहेंगे भाई? इसको कहेंगे हम समय अंतराल, इसको कहते हैं हम टाइम ड्यूरेशन, समय अंतराल, ठीक है। मतलब कि माना कि T1 और T2 पर वस्तु की स्थिति क्रमशः x1 और x2 है,
तब समय डेल टी मतलब T2 माइनस T1 में उसका विस्थापन जिसे हम डेल एक्स से व्यक्त करते हैं अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के अंतर द्वारा व्यक्त किया जाता है, मतलब डेल एक्स इक्वल्स टू x2 माइनस x1। इसको कैसे यूज करेंगे, कैसे समझेंगे, आइए चलिए हम थोड़ा सा आगे की तरफ देखेंगे। उसके पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं विस्थापन के टाइप्स को, क्योंकि ये एक सदिश राशि है तो दिशा की वजह से विस्थापन जो है हमको तीन तरीके को देखने को मिलनी है। एक भाई होगा पॉजिटिव, एक होगा नेगेटिव और एक होगा जीरो। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है भाई, तो वो एक बिंदु से चला और दूसरे बिंदु तक पहुंचा, फर्स्ट केस पॉजिटिव। वो यहां बिंदु ए से चला और ये बिंदु बी पर पहुंच गया, तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा, क्योंकि मैंने स्ट्रेट लाइन ही ली है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये जो होगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। किंतु इसी स्थिति में अगर मैं ए बी को पॉजिटिव कहता हूं तो वहीं पर आप जो बी ए लिखेंगे ये नेगेटिव हो जाएगा। मतलब फाइनल से इनिशियल को अगर आपने पॉजिटिव कहा तो इनिशियल से फाइनल नेगेटिव कहला जाएगा, सिंपल है, ठीक। मतलब इसका विपरीत दिशा, ये ऊपर लिखता हूं ए बी को, ये ए बी मेरा पॉजिटिव है तो ये अगर इधर से साइड आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बी। वहीं पे थर्ड केस है जीरो। जीरो का मतलब है ये अगर ए से शुरू हुआ और ऐसा घूम करके वापस ए पर ही आ गया, तो ये क्या कहते हैं भाई, ये कहते हैं फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, मतलब अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। तो अंतिम बिंदु भी ए ही था, प्रारंभिक बिंदु भी ए ही था, तो फाइनली आपको क्या मिलने वाला है भाई, आपको मिलने वाला जीरो विस्थापन। जीरो, जीरो क्या होगा, ये जीरो विस्थापन है। लेकिन इसी में अगर दूरी की बात करेंगे ना तो ये दूरी में सब जोड़ दीजिए, मान लीजिए ए बी सी डी ये 4 पॉइंट्स थे, तो दूरी कितना होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, चारों साइड्स का जो सम होगा वो दूरी। लेकिन विस्थापन शून्य, क्योंकि जहां से चले थे वहीं वापस आ गए। तो आइए देखें, अगर वृत्ताकार पथ के लिए यदि कोई वस्तु स्थिति ए से गतिशील होकर वापस ए पर ही आ जाए, ये क्या हुआ भाई, ए से स्टार्ट हुई वापस ए पर ही आ गई, तो इसने क्या किया, इसने दूरी तय किया कितने का, 2 पाई आर। क्या होता है भाई, आर जो है, आर जो है ये इसकी एक फिक्स पॉइंट से त्रिज्या है, दूरी है जिसके अराउंड ये घूम रहा है। और 2 पाई का मतलब क्या होता है भाई, तो देखिए यहां से यहां तक अगर आप चलेंगे तो पाई मतलब 180 डिग्री, और ये वापस से यहां से यहां तक चल गए तो फिर से पाई मतलब कितना, फिर से 180 डिग्री। इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, पाई प्लस पाई मतलब 2 पाई, मतलब 360 डिग्री। ये पूरा एक राउंड घूम जाएंगे, जहां से चले वहीं पर वापस आ गए, तो कितना चल गए, आप चल गए 360 डिग्री 2 पाई। इसीलिए इसके फॉर्म में क्या लिखते हैं, 2 पाई आर। किंतु विस्थापन कितना हुआ, तो शून्य, जहां से चले वहीं वापस आ गए तो विस्थापन नहीं होगा, शून्य विस्थापन होगा। अब स्थिति ए से बी तक जाने के लिए, सेकंड में अगर देखेंगे ए से बी तक जाने के लिए, तो ए से बी तक जाने के लिए भाई ऐसा एक रास्ता है। ये क्या है, एक रास्ता है, ये वाला कोई रास्ता नहीं है भाई, ये यहां पे कोई भी रास्ता नहीं है। रास्ता क्या है, ए से चल के बी जाइए, जैसे मैंने कहा था ना बीच में नदी आ गई थी तो पुल पार करके आना ही एक रास्ता था, नदी वाला कोई रास्ता था नहीं। तो मतलब ये कितना चलेंगे, तो ये चलेगा भाई दूरी जितना 2 पाई आर अपॉन 2, मतलब कुल दूरी कितनी चले गए, ये चल गए पाई आर। कुल कितनी दूरी चल गए, पाई आर चल गए। किंतु जब विस्थापन की बात करेंगे तो कितना विस्थापन हुआ है, ये ए बिंदु पर थे, बी पर पहुंचे, तो ए से इस, ये बी का केंद्र हो गया, ए से इस केंद्र तक अगर आएंगे तो ये त्रिज्या आर, और ये बी तक पहुंचेंगे तो त्रिज्या आर, मतलब ये कंप्लीटली कितना हो जाएगा, ये होता है 2r, व्यास के बराबर, इसके व्यास के बराबर चले, ठीक है। कितनी दूरी चले भाई, 2r चले, जो व्यास है इसके बराबर चले। भले रास्ता नहीं था ए से बी जाने के लिए व्यास के जरिए, लेकिन फिर भी विस्थापन तो यही है। मतलब विस्थापन को फर्क नहीं पड़ता टोटल पाथ से, सिर्फ और सिर्फ किसको फर्क पड़ता भाई, पड़ता है डिस्टेंस को, दूरी को। विस्थापन को कोई मतलब नहीं है रास्ता है कि नहीं है, उसको सिर्फ इस बात से मतलब है कि फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, बस। चलिए, आई होप आपको समझ में आ चुका है कि भाई विस्थापन के टाइप्स तीनों, और ये किस तरीके से मेजर कर ले जाते हैं ये भी समझ में आ चुका है। हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है फिर।
क्योंकि दोनों एक ही तरीके की चीजें दिख रही हैं, तो कुछ तो डिफरेंस होगा ना दोनों के बीच में। क्या डिफरेंस है भाई? तो दोनों के बीच में अगर हम लिखें तो एक तरफ दूरी लिख देता हूं, एक तरफ विस्थापन। आपके स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब स्टेट बोर्ड्स की जनरली बात करते हैं तो वहां पर डिफरेंस पूछ लिया जाता है। जनरली हम सीबीएसई की अगर बात करेंगे तो वहां पे इस तरीके से नहीं पूछते, क्योंकि ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, है ना। स्टेट बोर्ड्स में भी कैसी बात करूं भाई, तो वहां पर जो आपके इंटरनल एग्जामिनेशन होंगे, सीबीएसई में भी भाई इंटरनल एग्जामिनेशंस में पूछ लिया जाएगा, नो डाउट। बट फाइनल एग्जाम्स में इसके बारे में ऐसा डिफरेंस नहीं पूछा जाता, क्योंकि आपसे इनके अंदर के कॉन्सेप्ट पूछ लिए जाएंगे। बट हमारे दिमाग में इनका डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इनके डिफरेंस के बेसिस पर क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जा सकता है। आइए समझते हैं। दूरी हमने क्या देखा था भाई, तो दूरी को समझा गया था कि वास्तविक पथ की लंबाई जितना टोटल चल के गया था वो क्या, ए बी सी डी ई एफ। चलिए ए बी, ये सी, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट ई, ये पॉइंट एफ। तो अब थोड़ा सा आसान हो जाएगा अपने को समझना। ये ए से चले हैं, बी सी डी ऐसा होते हुए एफ तक आ गए। तो टोटल पथ की जो लंबाई चले वो क्या चले भाई, तो वो चल गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ। ये कुल पथ ये चल करके। लेकिन हमें पता है विस्थापन क्या होता है भाई, तो ये प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। मतलब कण का विस्थापन इसकी प्रारंभिक स्थिति में अंतिम स्थिति का अल्पतम लंबाई सबसे छोटी, तो कितना है भाई दोनों में, एफ ए। ये जो एफ ए है ये है हमारा क्या भाई, ये है हमारा विस्थापन। एफ ए जो है ये हमारा विस्थापन। अच्छा आगे बढ़े, तो कण द्वारा तय की गई दूरी हमेशा ही धनात्मक होती है। लेकिन हमने अभी विस्थापन में पढ़ा कि भैया धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों ही हो सकती है। ठीक है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों ही स्थितियां बन रही थी। कैसे भाई, ए से बी का जाना अगर पॉजिटिव है तो बी से ए तक आना नेगेटिव कहलाएगा, और अगर ए से शुरू है वापस ए पर ही आ गए, जहां से शुरू किए वहीं पर आ गए, मतलब प्रारंभिक और अंतिम स्थिति अगर सेम हो गई तो शून्य विस्थापन हो गया। लेकिन दूरी कभी नहीं। ठीक है ना। तो अगला पॉइंट, दूरी एक अदिश राशि और विस्थापन एक सदिश। भाई इसका शून्य क्यों होना होता था, क्योंकि जाना अगर पॉजिटिव है तो आना नेगेटिव होगा, इसीलिए तो शून्य हो रहा है। अर्थात ये शून्य नहीं होता अगर ये सदिश नहीं होती, जुड़ जाता। जैसे क्या करते हैं हम दूरी में जोड़ देते हैं सब कुछ, तो मतलब ये दिशा पर निर्भर नहीं करती है, ये दिशा पर निर्भर करेगी। इसमें दिशा की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, यहां पर दिशा की इंपॉर्टेंस है। सदिश है अर्थात इसमें दिशा की इंपॉर्टेंस है भाई। आगे बढ़े, तो कण द्वारा तय की गई दूरी इसके द्वारा तय किए गए पथ की आकृति पर निर्भर करती है। कैसे चले हैं उस पर निर्भर करती है, लेकिन कण का विस्थापन के इसके द्वारा तय किए गए पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करती। भाई मुझे टोटल पाथ पे कोई मतलब ही नहीं ना, टोटल पाथ कैसा है, कैसे चल के गए, इससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि हम कह रहे हैं ना विस्थापन, इन शॉर्ट समझिए इसको, पथ की जो टोटल लंबाई है उससे कोई लेना देना नहीं। पथ की प्रकृति कैसी, किधर से चल के आया, उससे भी कोई लेना देना नहीं। मतलब ये पथ पर निर्भर ही नहीं करता, ये पथ पर निर्भर करता है, दूरी निर्भर करता है, लेकिन विस्थापन पथ पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात इन दोनों के डिफरेंस से आप क्लियरिफाई हो गया होगा कि सभी विस्थापन, ध्यान से सुनिएगा, सभी विस्थापन दूरी तो है, लेकिन सभी दूरियां विस्थापन नहीं है। क्यों भाई, क्योंकि सभी विस्थापन जो है दो पॉइंट के बीच की दूरी ही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। विस्थापन क्या है, ये न्यूनतम दूरी है। ठीक है ना। अगर दो पॉइंट्स के बीच में बात करूं मैं, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि एक ऐसी कंडीशन है जहां पर दूरी और विस्थापन दोनों बराबर हो जाएंगे। कब हो जाएंगे भाई, जब हम स्ट्रेट लाइन में चलेंगे। जब हम कैसा चलेंगे, बिल्कुल सरल रेखा में, इस ए से चले और इस बी पर पहुंचे, तो यहां पे दूरी भी उतनी है जितनी विस्थापन है। लेकिन जैसे ही हमने दिशा बदल दी, ये ए बी सी, तो दूरी ए बी प्लस बी सी हो गया, लेकिन ये सी ए जो है ये विस्थापन हो गया। मतलब ये समझ में आता है कि दिशा अगर चेंज हो जाएगी तो दूरी बड़ी हो जाती है, यानी हमेशा ही दूरी जो है विस्थापन से बड़ी होगी, दूरी विस्थापन से छोटा कभी नहीं हो सकता। ठीक है ना। मतलब दूरी विस्थापन एक दूसरे के बराबर तब हो जाएंगे जब दोनों एक सरल रेखा में हो, मतलब विस्थापन एक सरल रेखा में, तो दोनों बराबर हो जाएंगे बस। अब बात आती है कि हमने दो माप पढ़े। एक पढ़ा हमने क्या भाई, एक दूरी का माप है ना, विस्थापन का माप, दूरी का माप,
और दूसरा हमने पढ़ा था क्या भाई, समय का माप। और हमने यह डिस्कस किया था कि इस दूरी को जब नापेंगे तो हम इसको तुलना भी करेंगे समय के साथ। तो जब दूरी की तुलना समय के साथ की जाती है, किसकी भाई, दूरी की तुलना किसके साथ, समय के साथ, तो इसी चीज को हम कहते हैं भैया चाल। एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है, क्या भाई, चाल। ये क्या होता है, दूरी बटा में समय। अच्छा, ऐसे ही क्यों फॉर्मूला बनाया भाई, तो हमने ऐसा समझा हुआ है कि फॉर्मूला बनाने के लिए हमको करना होता है किसी भी जगह पे का बटे से। ये क्या होता है भाई, का बटे से। तो का बटे से का मतलब होता है फॉर्मूला, किसका तुलना होना है और किससे तुलना होना है। जिसकी तुलना होनी हो वो आता भैया ऊपर, और जिससे तुलना होना होता है वो आता है नीचे। तो भाई एक बात समझिए, जो नीचे आएगा, जो से वाला है, ये किसी पर निर्भर नहीं करेगा। ये कैसा होगा, ये आत्मनिर्भर, ठीक है ना। ये कैसा होगा, आत्मनिर्भर। और जिसको तुलना होने आना है ये इसके ऊपर क्या करेगा, तो ये इसके ऊपर निर्भर करेगा। ये क्या करेगा, इसके ऊपर आकर के निर्भर करेगा। तो मतलब दूरी समय के ऊपर निर्भर करेगी। कैसे, अगर मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं, ज्यादा देर तक साइकिल चलाएंगे तो ज्यादा दूरी तय करेंगे, कम देर तक साइकिल चलाएंगे कम दूरी तय करेंगे। मतलब क्या समझ में आ रहा, आपके द्वारा तय की गई दूरी समय पर निर्भर कर रही है। तो इंडिपेंडेंट कौन है, तो समय। आप साइकिल चलाइए या नहीं चलाइए, समय तो चलता रहेगा। समय किसी के लिए नहीं रुकता, ये तो सुना ही है ना भाई। तो समय हमेशा इंडिपेंडेंट है, मतलब हर चीज को, जितनी भी चीजें आएंगी वो सबको हम यहां पर किससे तुलना करेंगे, समय से। तो समय हमेशा आएगा नीचे, और जिसकी तुलना करनी है, जिसका तुलना करना है, वो कहां आएगा, ऊपर। जैसे आप करते हैं ना, आपके जो मार्क्स आते हैं उनको जब आप तुलना करते हैं, जब आप वहां पे परसेंटेज निकाल रहे होते हैं, तो हमेशा क्या लिखते हैं भाई, हमेशा पूर्णांक नीचे रखते हैं। पूर्णांक होता है मैक्सिमम मार्क्स, जो जितने नंबर का आपका पेपर हुआ था वो थोड़ी बदलने वाला, वो हमेशा सेम होने वाला है, तो हमेशा नीचे आएगा। और जो आपके आए हुए नंबर हैं, आपके आए हुए जो मार्क्स होंगे वो हमेशा ऊपर आएंगे। तो आए हुए मार्क्स का पूर्णांक से कर रहे हैं ना तुलना, इसीलिए मैं लिख रहा हूं क्या भाई, का अपॉन से। कहीं पर भी आज के बाद से जो फॉर्मूला बनाना होगा तो सभी फॉर्मूले कैसे बनेंगे, का अपॉन से के जरिए। सभी तुलनाएं ऐसी होती हैं। तो भैया यहां पर हमारे पास है क्या, दूरी, और उस दूरी की तुलना कर दी किससे, समय से। तो दूरी बटा में समय, इसी को हमने कह दिया क्या, चाल। इसी चीज को हमने क्या लिखा, इसी चीज को हमने समझा स्पीड, ठीक है। दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बात किसकी आती है भाई, तो दूरी को, इसकी मतलब यूनिट की बात कर लेते हैं, इसकी इकाई की बात कर लेते हैं। तो दूरी को नापते हैं हम किसमें भाई, मीटर में। दूरी को किसमें मेजर किया जाता है, मीटर। और समय को किसमें मेजर किया जाता है भाई, तो इसको मेजर करते हैं हम सेकंड्स। अर्थात इसकी जो यूनिट बन गई, क्या बन गई भाई, तो मीटर पर सेकंड। क्या बन गई इसकी यूनिट, मीटर पर सेकंड। एंड अब आपको डायमेंशन फॉर्मूला तो चूंकि याद ही हो गया होगा, अगर इसकी वीमा लिखें, इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें, तो डायमेंशनल फॉर्मूला एमएलटी फॉर्मूला जिसको कहते हैं, कैसे लिखते हैं भाई, तो हम लिखते हैं दूरी के लिए क्या लिखेंगे, एल, और समय के लिए क्या लिखेंगे भाई, तो टी। एल टी मतलब एल टी माइनस 1। अर्थात और आगे अगर लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं m0 एल टी माइनस 1। यह होती है किसकी भाई, यह होती है वीमा हमारी चाल की, ठीक है ना। अब इसमें कुछ बातें समझ में आती है कि अगर मान लीजिए एक समान डिस्टेंस, ठीक है, मैं यहां पे कहता हूं दूरी जो है, जो डिस्टेंस जो है, जो दूरी जो है, एक्स से डिनोट करता हूं मैं, और ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब कैसा भाई, समान है। तो चाल जो हो जाता है ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है किसके, समय के। कब, जब दूरी कांस्टेंट। मतलब ऐसा मानिए 5 किलोमीटर की दूरी है, कितनी, 5 किलोमीटर। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, यहां से यहां तक के बीच की दूरी 5 किलोमीटर। दो लोग चले, एक चल रहा है भाई हमारा पी और एक चल रहा क्यू, ये और एक ही, लेकिन दोनों अलग अलग समय पर बी पर पहुंच रहे। तो मतलब क्या समझ में आ रहा है, अगर जिस व्यक्ति ने ज्यादा समय लिया उसकी चाल कैसी होगी, धीमे, धीरे 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 आ रहा होगा।
और जिसने कम समय लिया होगा वहां तक पहुंचने में, उसकी चाल कैसी होगी? उसकी चाल ज्यादा होगी। यानी अगर किसी का स्पीड ज्यादा है अर्थात वो कम समय में ज्यादा दूरी तय कर रहा है, ठीक है, और कहीं पर उसकी चाल कम है, मतलब ज्यादा समय ले रहा है और दूरी कैसा तय हो रहा है भाई? कम दूरी तय हो रहा है। ठीक है भाई, सिंपल है ये, इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते भी थे। तो ये हमारा कैसा राशि है भाई? ये हमारा अदिश राशि है, क्योंकि इसके अंदर आ रही है हमारी क्या? दूरी, और दूरी हमारी एक अदिश राशि होती है। अर्थात क्या समझ गए? तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटा में समय। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो भाई चाल के दो प्रकार हैं, एक है एक समान और एक है असमान। एक समान मतलब क्या भाई? तो अगर ऐसा मैं मान लूं कि आप दौड़ना शुरू किए ए से बी, बी से सी, ए से बी में मान लीजिए ये रास्ता जो है वह 50 मीटर का, और ये भी रास्ता कितने का? 50 मीटर। तो ए से बी जाने में आपने टाइम लिया सपोज 10 मिनट, बिल्कुल पैदल चलते चलते टहलते टहलते जा रहे। बी से सी भी जाने में आपने कितना टाइम लिया भाई? 10 मिनट। तो आप देखिए ए से बी और बी से सी जाने में, मतलब ए बी में मैं अगर चाल निकालूं तो चाल बराबर आपने अभी सीखा क्या? दूरी बटा समय। क्या होता है भाई? दूरी बटा में समय। 50 बटा में 10 यानी 5 मीटर। अच्छा एक काम करता हूं, इसको स्टैंडर्ड में बना लेता हूं मैं, है ना। इसको मैं कह देता हूं भाई 20 सेकंड, तेज दौड़ाते हैं, चलिए इसको भी 20 सेकंड कह देता हूं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भैया? 5 बटा में 20 सेकंड, ठीक है ना, मतलब 5/2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सी से डी जाने में भी अगर करेंगे तो यही है 50 बटा 20, अर्थात ये भी 5/2, मतलब कितना? 2.5 मीटर पर सेकंड। ये भी कितना है? 2.5 मीटर पर सेकंड। यानी इससे क्या समझ में आता है भाई कि 2.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो ए से बी भी गया और बी से सी भी गया, मतलब ए से बी जाने में भी इसकी जो चाल थी वो 2.5 मीटर पर सेकंड, ये भी 2.5 मीटर पर सेकंड, यानी ये एक समान है। अर्थात समान समय अंतराल में समान दूरी अगर तय हो रही हो, समान समय अंतराल में समान दूरी तय हो रही हो, तो इसी को कहते हैं हम एक समान चाल। किंतु यहीं पर अगर ऐसा होना शुरू हो जाए कि भाई ए बी सी डी ये पॉइंट्स बना लूं, यहां से यहां तक चलने में है ये भी 50 मीटर एंड ये भी 50 मीटर ही, लेकिन यहां से यहां तक चलने में शुरू में 10 सेकंड लगा, फिर ये चलने में 20 सेकंड लग गया, फिर वापस से ये चलने में लग गया भैया फिर से 10 सेकंड मान लेते। अर्थात क्या समझ में आ रहा भाई? समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं हो रही, ठीक है। समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं हो रही। यहां पर 50 चल रहा है, तो यहां पे अगर आप कैलकुलेट करते हैं ए से बी, तो ए से बी में आपको क्या मिलता है भाई? 50 बटा में 10, दूरी बटा में समय, मतलब 5 मीटर पर सेकंड। यहां पे क्या चल रहा है? 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन 50 बटा 20 में कितना देखा हमने? 2.5 मीटर पर सेकंड। और फिर से आखिरी में देखे तो 5 मीटर पर सेकंड, मतलब इन सभी जगहों पे चाल देखिए, पहले कैसा चल रहा था भाई? तेज, फिर धीमे हो गया, फिर तेज चलने लगा, ठीक है ना। वही दूरी तय करने के लिए यहां ज्यादा समय लेने लगा, मतलब एक जो है ये नीचे की तरफ वो एक समान हो गई, ऊपर की तरफ जो दिख रही है वो क्या दिख रही है भाई? असमान चाल दिख रही है। मतलब जब कोई कण समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तब कण की चाल एक समान चाल कहलाती है, और जब कोई कण समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तब कण की चाल असमान अथवा परिवर्ती कहलाती है। समय अंतराल सेम है, दूरी जो तय हो रही है वो कहीं पे ज्यादा हो रही है, कहीं पे कम हो रही है, तो वो असमान है। और जब कभी भी इस तरीके से असमान चाल होता है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म की जब हम बात करते हैं तब हमें दिक्कत आती है। वो दिक्कत क्या आती है भाई? यहां पे मुझे रेट ऑफ चेंज देखिए 2.5 है, 2.5 है, मुझे कोई भी कैलकुलेशन बनाना होगा 2.5 के रेट से मैं निकाल सकता हूं। मुझसे कोई पूछे ये 100 मीटर हुआ, 150 मीटर कितने देर में पहुंच जाएगा, तो मैं साफ सुथरा लिख दूंगा कि भैया ये 20-40 सेकंड में पहुंचा था 100 मीटर, तो 150 मीटर चलने में और 20 सेकंड का समय लगेगा, 200 मीटर चलने में और 20 सेकंड, मतलब टोटल 40 सेकंड और 80 सेकंड में पहुंच जाएगा।
लेकिन यहां कैसे बताएंगे आपकी ए से बी गया, बी से सी गया, तो 50 50 50 150 मीटर हुआ। अगला 200 मीटर तक चलने में कितना समय लेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि चाल कैसे हो रही है, परिवर्तनशील है, चेंज हो रही है, तो मैं नहीं बता सकता हूं। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, जब हमारा असमान रूप से मतलब परिवर्ती चाल आ जाए, तो जब परिवर्ती चाल आ जाती है तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें जाना होता है औसत पे, एवरेज निकालना पड़ता है। एवरेज से क्या होता है भाई, कई तरीके की चाल आ गई आपके पास, 3 या 4 वैल्यूज के चाल आ चुकी हैं, तो आप अगर वहां पे औसत करते तो एक मीन वैल्यू आ जाएगी, एक बीचों बीच की वैल्यू आ जाएगी। उसी मीन वैल्यू को, उसी बीचों बीच वैल्यू को आप कह देंगे कि भैया ये जो चाल है इसको आप मान लीजिए यही मेरा मुख्य चाल है। मतलब ऐसा मैं कहूं कि अगर कोई चल रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, फिर 4 मीटर पर सेकेंड से, फिर वो चलने लगा 5 मीटर पर सेकेंड से, तो भैया ये 4 मीटर पर सेकेंड वाला ले लूं तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सही हो जाएगी। लेकिन क्या इस तरीके से हम ले सकेंगे यहां पर? तो देखिए क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को निकालने के लिए हम सिंपली लिखना शुरू कर देते हैं कुल दूरी बटा में कुल समय। क्या लिख लेते भाई, कुल दूरी बटा में कुल समय। कुल दूरी बटा में कुल समय करने की वजह से हमको मिल जाता है क्या, औसत चाल। भैया वो ए से बी का कितनी देर में गया, बी से सी कितनी दूर गया, बी सी से डी कितनी दूर गया, पूरी दूरियां ऊपर लिख दीजिए, नीचे में कुल समय लिख दीजिए जितना कुछ भी वो चला है। ठीक है, जैसे कि यहां पर हमने आपके लिए दिया हुआ है, अगर हमें औसत वेग निकालना होता इसी तरीके से, ठीक है ना, तो वहां पे क्या काम करते भाई, तो वहां पे सिर्फ फाइनल और इनिशियल के बेसिस पे बात हो जाती। ठीक, जैसे देखिए किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उसके द्वारा तय करने में लगा हुआ कुल समय का अनुपात जो होगा उसी को हम कह देंगे, जो रेशियो होगा इसी को हम कह देंगे क्या, औसत चाल। ठीक है, लेकिन जब हम वेग की बात करेंगे, विस्थापन के टर्म्स में बात करते थे, तो हम फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, फाइनल माइनस इनिशियल के जरिए हम वी एवरेज तो निकाल सकते हैं, लेकिन चाल नहीं। चाल निकालने के लिए क्या करना होगा, कुल दूरी बटा में कुल समय, जितना भी चला हो, अलग अलग चला, अलग अलग समय, अलग अलग दूरी, सबको जोड़ दीजिए और डिवाइड कर दीजिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, हम बात करना शुरू करते हैं अब जरा तात्क्षणिक चाल की, मतलब इंस्टेंटेनियस की। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है भाई बिल्कुल समय जितना कम करते चले जाएं। हमने अभी एक टर्म देखा था, चाल बराबर हमने जो अभी लिखा था दूरी बटा में समय। यहां पर हमने समझा कि चाल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है किसके, समय के। किसके है भाई, व्युत्क्रमानुपाती है समय के। अर्थात यहां पे मुझे समझ में आता है कि अगर कहीं पर समय को छोटा कर दूं तो चाल जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, कब, जब यहां पर दूरी कैसी है, स्थिरांक, दूरी कांस्टेंट है। एक बात समझिए, हमें जितने ज्यादा डेटा मिलेंगे, जितने बड़े नंबर्स मिलते जाते हैं, उतने एरर के चांसेस बढ़ते जाते हैं। अगर मैं रेट निकालना ही है मुझे, तो भाई मुझे दर निकालने के लिए 5 अलग अलग चीजों का दर निकालना है मुझे। ठीक है, तो भाई बड़े बड़े नंबर्स लेकर के उनकी दर में निकालूं, ठीक, या फिर मैं कुछ ऐसा करूं कि एक कांस्टेंट रेट हम पता कर लें तो हर वैल्यू को निकाला जा सकता है। मतलब क्या, जैसे ऐसा समझिए, मुझे किसी चीज का रेट पता है, रेट मतलब दर पता है। जैसे मान लीजिए मैं तो आपको दर और रेट की ऐसी बात करता हूं, आपको पता है 100 रुपए का 1 किलो, 100 रुपीज पर केजी। अब आपसे सामने वाला कुछ भी मांगे, आपसे 50 केजी मांगे, 500 केजी मांगे, या फिर आपसे 50 ग्राम मांगे, 100 ग्राम मांगे, जो भी मांगे, आप जब दर पता है तो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई 2 किलो मांगेगा तो 200 रुपये, ठीक है, अगर 500 ग्राम मांगेगा तो 50 रुपये। ये आपके दिमाग में कैलकुलेशन चल रहे होंगे, बहुत आसानी से चल रहे होंगे। तो इसी प्रकार से मैं कह रहा हूं, ये भी तो दर हुआ ना, दूरी बटा समय। तो यहां पर भी अगर मुझे दर पता चल जाए, एक छोटा भी दर पता चल जाए, है ना, अगर मुझे 100 ग्राम का भी रेट पता होता तो मैं किलो का निकाल लेता। तो ऐसे एक छोटी सी भी दर मुझे अगर पता चल जाए तो मैं किसी भी कैलकुलेशन को निकाल पाने में सक्षम हूं। तो मैं चाहता हूं कि भैया ऐसी छोटी मापन निकालूं जिसमें एरर कम है। अब जैसे आप मानिए एक व्यक्ति बाइक चला रहा है, आपने उसको 12 बजे देखा, उसने चलना शुरू किया। 12 बजे क्या किया भाई, वो चलना शुरू कर रहा है ए पॉइंट से 12 बजे।
अब वो ऐसा गया, ऐसा घूमता फिराता, ऐसा चलता हुआ, ये ऐसा भैया ये गूगल मैप देख देख करके जा रहे हैं भाई साहब, ये ऐसा करते हुए बी पर आ गया। अब यहां तक आने में कुल जो समय ले लिया उसने कितना ले लिया भाई, तो यहां तक आने में 12:30। तो भैया समय तो आपको पता चल गया कि 30 मिनट लिया, लेकिन आप देखिए ना यहां से यहां चल रहा होगा, कहीं ब्रेकर आया होगा, कहीं गड्ढे आए, मोड़ आया, भीड़ भाड़ आया, तो उसकी स्पीड क्या हो रही, कहीं चाल कम हो रही, कहीं चाल ज्यादा हो रही। ये पूरा दूरी चलने में मान लीजिए आधे घंटे के अंदर चला भैया, मान लीजिए 30 किलोमीटर, बड़ी तेज बाइक चला था भाई 60 किलोमीटर के रेट से, ठीक है 30 किलोमीटर ये पूरे चलने में लगा है। तो भाई कहीं पे धीरे, कहीं पे तेज, कहीं पे कुछ भी चल रहा होगा ना, यहां तो औसत ही निकल पाएगा। मुझे नहीं चाहिए औसत, मुझे चाहिए भैया क्या कि वो किस रेट से चल रहा है उसका, अगर मुझे रेट पता चल जाए शुरुआत में ही, तो उसके लिए क्या करना होगा भाई। तो इसमें बहुत सारे एरर देखने को मिल रहे हैं, कहीं पर रुका भी होगा मुझे नहीं पता चल रहा है, कहीं ब्रेकर आया होगा ये भी नहीं पता चल रहा है, कहीं मुड़ा है, स्लो हुआ है वो नहीं पता चल रहा है, कहीं तेजी में गया हो वो भी नहीं पता चल रहा है। एक बात समझिए, 30 किलोमीटर चला है 30 मिनट में, मतलब 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है वो, यानी जहां भी सीधा रोड मिला होगा वहां बहुत तेज चला होगा, क्योंकि ब्रेकर पे स्लो भी तो होगा। तो अपने आप को मेंटेन करने के लिए जहां स्लो होगा तो अगली बार में उसको तेज भी होना होगा। इसी तरीके से अगर हमको निकालना है तो एरर्स आने की संभावना बढ़ गई। इस एरर को कम करने के लिए हमने क्या किया, हमने कहा इसको पूरा मत निकालो यार भाई, आप तो एक काम कर लो, फिक्स कर दो यहां से और यहां, इसको मान लो एक पॉइंट है सी और एक पॉइंट है डी, सी से डी ये दूरी चलने में इसने कितना समय लगाया, तो यहां से भी तो मेरे को दूरी बटा समय मिल जाएगा, चाल मिल जाएगा। लेकिन होगा क्या, समय बहुत छोटा और दूरी भी बहुत छोटी, तो एरर होने के चांसेस कम हो गए। भाई सी से डी में ना तो ब्रेक लेगा, ना सी से डी मुड़ेगा, तो मैंने एक बीच की एक वैल्यू रख ली जहां पे चेंजेस नहीं आ रहा, परिवर्तन कम से कम रख सकता हूं, क्योंकि भाई लंबी दूरी चलनी होगी, लंबी दूरी की यात्रा होगी तो बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारे पैरामीटर्स आएंगे जो वेरिएट करेंगे। लेकिन अगर छोटी सी दूरी ले ली तो कोई पैरामीटर नहीं आने देंगे, तो इसीलिए हम क्या निकालते हैं, ताक्षणिक। ताक्षणिक निकालने का मतलब हो गया कि टाइम को आपको क्या करना, मिनिमम। तो समय को मिनिमम करने का लिखने का तरीका देखिए, एक बार मैं लिखता हूं यहां पे, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। हमेशा लिखते हैं लिमिट डेल टी। अब डेल टी का मतलब क्या है भाई, तो डेल टी का मतलब है T2 माइनस T1। आप क्या चाहते हैं भाई कि T2 माइनस T1 कैसा हो, बहुत ही छोटा हो। जितना ये छोटा होगा समय, चाल उतनी अच्छी आएगी, मतलब उतना एरर लेस आएगा, मिनिमम एरर आएगा। तो T1 माइनस T2 बहुत ही छोटा सा, कितना छोटा, तो मैंने कह दिया भैया लगभग 0 ही हो जाए। तो आप कहोगे भैया इसको 0 रख दोगे तब तो इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। टाइम अगर कहीं पे 0 हो गया तो ये तो पूरा अनडिफाइन हो जाएगा ना नंबर ही। समय 0 कर दिए तो भैया चलेगा कहां, क्या मेजर करे, कुछ भी नहीं। तो इसको लिखने का ये तरीका है कि 0 की तरफ जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये T1 माइनस T2 की वैल्यू किसकी तरफ हो भाई, 0 को अप्रोच करता हुआ, मतलब 0.0001 सेकेंड हो, वो मिनिमम वैल्यू जिसको आप मेजर कर सकें। इसका मतलब सिर्फ ये है, 0 के सन्निकट वो सबसे छोटी वैल्यू जिसको आप मेजर कर सके, जिसको आप निकाल सके, ठीक है। इसीलिए इसको लिखते हैं इस तरीके से कि लिमिट डेल टी टेंडिंग्स टुवर्ड्स 0, मतलब डेल टी किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ। ऊपर लिख दिया अपन ने डेल एक्स अपॉन में डेल टी, अर्थात ये क्या लिखा हुआ है भाई, तो ये लिखा हुआ है लिमिट LIM से प्रदर्शित करते हैं इसको, डेल टी टेंडिंग्स टुवर्ड्स 0। डेल एक्स को क्या लिखेंगे भाई, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1, और डेल टी का मतलब क्या, ये छोटा सा चेंज, छोटा सा टाइम का चेंज, तो मतलब ये हो जाता है भाई T2 माइनस T1, ठीक है। मतलब ये भी डिस्टेंस भी एक छोटी सी चेंज ऑफ डिस्टेंस है और एक छोटा सा लिया गया समय। अगर दोनों नंबर्स को हम छोटा कर देंगे तो एरर होने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि ना तो ये सी से डी में ये जाने वाला व्यक्ति अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा, ना ही बहुत ज्यादा अपने स्पीड को वेरिएट कर लेगा, मतलब उसकी वेलोसिटी जो है, उसका जो वेग है वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होने वाला, उसकी चाल नहीं बदलने वाली। इसीलिए हम क्या निकालते भाई, ताक्षणिक, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब ये ना बहुत छोटे समय के लिए, जितना छोटा आप कर सको समय को, इस समय को जितना मिनिमम मेजर कर सको, ठीक है। टेंडिंग्स टुवर्ड्स 0 का मतलब भी समझ में आ गया, वो 0 नहीं है, 0 को अप्रोच कर रहा है, मतलब 0 की तरफ ही है जितना छोटा संभव। अर्थात किसी भी निश्चित समय या क्षण पर, किसी क्षण पर, क्षण समझते हैं ना कितना छोटा होता है, वस्तु की चाल को ताक्षणिक चाल कहते हैं। जब हम चाल कहते हैं तो इसका सामान्य अर्थ है कि ताक्षणिक चाल से ही होता है।
इसके लिए समय अंतराल डेल टी बहुत ही अल्प होना चाहिए, अर्थात डेल टी टेंडिंग्स टुवर्ड्स 0। ठीक है, मतलब ये क्या बन जाएगा भाई, तो ये लिमिट डेल टी टेंडिंग्स टुवर्ड्स 0 डेल एक्स अपॉन डेल टी dx अपॉन dt, मतलब ये जो नंबर आ रहा है इसी चीज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं हमारे डिफरेंशिएशन टर्म से, डिफरेंशियल टर्म से, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, dx अपॉन dt। dx अपॉन dt का मतलब है, dx का मतलब भाई यही डेल x का मतलब ये dx हो गया है ना, ये dt का मतलब है, यानी ये क्या है, ये है आपकी दूरी में परिवर्तन बटा में समय अंतराल, ये वही चीज लिखा हुआ है। ये भी रेट को ही प्रदर्शित करता है। डिफरेंशिएशन किसको प्रदर्शित करता है, रेट को। हमारे जो बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स उसमें हमने इसको पूरा डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, चलिए यहां पर भी आपको समझ में आ ही रहा होगा कि भाई ये जब भी कर एक्स अपॉन टी का मतलब क्या, एक्स दूरी विस्थापन के लिए कर रहे थे और टी किसके लिए, टाइम के लिए, तो यहां पर भी वही चीज लिख रहे थे dx अपॉन dt। अच्छा, चाल और जो वेग है इन दोनों में डिफरेंस क्या चलता आ रहा है भाई, तो एक में दूरी है और एक में विस्थापन, एक सदिश और एक अदिश है, बस इतना सही। यहां पर जैसा कि आपने देखा हमने डायरेक्शन भी फिक्स कर दिया था, तो ये जो चाल है मतलब ताक्षणिक चाल है वो लगभग वेग जैसा ही दिखने वाली है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसीलिए v इक्वल्स टू लिमिट लिखा हुआ है। ठीक है ना, आगे बढ़ता हूं, फिर अब वेलोसिटी की बात कर ही ली जाए, वेग की बात कर ही ली जाए। तो वेग देखिए भाई, किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु का वेग कहते हैं। चाल जो देखा था उसी तरीके से यह आया, लेकिन इसने बदल दिया, क्या, इसने कहा दूरी बटा समय नहीं, अब आप विस्थापन को अगर समय के साथ में कंपेयर कर रहे हैं, मैंने क्या बोला था, फॉर्मूला कैसे बनता है भाई, को बटा से, किसको करना है, तो आपको करना है विस्थापन को कंपेयर, किससे करना है, तो समय। समय ही तो वो एक ऐसी क्वांटिटी है जो सबको कंपेयर कर पा रही है, किसी पर निर्भर नहीं करती, इस पर लोग निर्भर करते हैं, समय पर ही निर्भर करता है। ठीक है, तो मतलब विस्थापन बेटा अगर समय निकाल रहे हैं तो इसको ही कहते हैं हम वेग। क्या होता है भाई इसका फॉर्मुलेशन, तो v इक्वल्स टू एक्स अपॉन टी से जनरली डिनोट करते हैं। x विस्थापन के लिए, t मतलब समय। यूनिट की अगर मैं यहीं पे बात कर लूं तो यूनिट क्या हो जाएगी, x विस्थापन है, काइंड ऑफ दूरी है ना, ये डिस्टेंस ही तो है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इसको किस में मेजर करेंगे भाई, तो इसको मेजर करेंगे मीटर में, और टाइम को किस में मेजर करेंगे, तो सेकंड में, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। क्या होगी इसकी यूनिट, मीटर पर सेकंड। मतलब जो वेग होता है ये होता है विस्थापन बटा समय, और यूनिट होती है इसकी मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये एक सदिश राशि है। ये कैसी राशि हो गई भाई, सदिश। कारण क्या है, क्योंकि इसमें विस्थापन है ना, और विस्थापन कैसा है, ये भी सदिश है। ये भी कैसी राशि है, ये भी हमारी सदिश राशि है। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई, तो सदिश को आपको पता है रिप्रेजेंट करते ऊपर एक एरो से, तो v के ऊपर एक एरो लगा दिया, इज इक्वल्स टू x के ऊपर भी एक एरो अपॉन में t। मतलब दूरी वाला जो फॉर्मूला लिख रहे थे और इसमें क्या डिफरेंस है, तो इसमें डिफरेंस आ गया ना, ऊपर वेक्टर्स आ गए। ठीक है ना, ऊपर क्या लिखेंगे, वेक्टर्स। अगर वेक्टर लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये वेग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सदिश है, इसमें डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस है, दिशा की इंपॉर्टेंस है भाई। अच्छा, इसकी डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगी भाई, तो डायमेंशन फॉर्मूला अगर लिखना है, सी विस्थापन भी दूरी है मतलब एल में मापते हैं, और समय को किस चीज से लिखते हैं भाई, टी, अर्थात इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा, एल टी माइनस वन। फर्दर लिखूं तो एम जीरो एल टी माइनस वन, क्या हो जाता है, एम जीरो एल टी माइनस वन। मतलब ये इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला होगी, विमीय सूत्र हो गया। और इसकी विमीय सूत्र सेम टू सेम देखिए, दिख रहा है किसके जैसे, चाल के जैसे। चाल भी यही था, एल टी माइनस वन, ये भी यही एल टी माइनस वन। तो यही तो ड्रॉबैक था हमारे विमीय सूत्र का, क्या कि भाई वो चाल और वेग में डिफरेंस नहीं बता सकता, सदिश और अदिश में डिफरेंस नहीं बता सकता है। ठीक है ना, ये ड्रॉबैक है, इसीलिए दोनों जगहों पे सेम दिख रहा है आपको। चलिए अब जरा बात कर लिया जाए वेग के प्रकार की। तो वेग का भी प्रकार वैसे ही जैसे चाल में था, क्या भाई, एक समान असमान। एक समान वेग की बात करेंगे तो क्या होगा, समान समय अंतराल में समान हो जाना चाहिए विस्थापन। समान समय अंतराल में समान मिलेगा क्या भाई, विस्थापन, तो उसी को कहेंगे हम क्या, एक समान वेग। ठीक है, समान विस्थापन, समान समय अंतराल, एक समान वेग कहलाएगा। समान समय अंतराल और असमान विस्थापन, जैसे शुरू के 5 सेकंड में अगर कहीं पे विस्थापन मुझे, है ना, टाइम कितना बोल रहा हूं मैं, टाइम बोल रहा हूं मैं 5 सेकंड, कितना भाई, 5 सेकंड,
और वो स्थापित हो रही, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो जा रही है वस्तु, वो चली है 50 मीटर। अगले 5 सेकेंड में भी मैं बात करूं तो कितनी चल रही है? 50 मीटर। अगले 5 सेकेंड में भी देखूं तो कितनी चलिए? 50 मीटर। तो अभी हमने वेग निकाला था, क्या होता है भाई? वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, होता है 50/5, यानी कितना मिला? 10 मीटर पर सेकेंड। यहां पर भी अगर करेंगे तो 50/5 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। ये भी 10 मीटर पर सेकेंड। अर्थात समान समय अंतराल में समान विस्थापन हो रहा है, इसका मतलब है कि वो एक समान वेग है। ठीक है, जब कोई कण इस प्रकार गतिशील हो ताकि कण के वेग का परिमाण तथा दिशा दोनों ही समान रहे। ठीक है, दिशा भी नहीं बदलनी चाहिए। यहां पर अगर डायरेक्शन में देखिए, ये दूरी बराबर चल रहा है लेकिन दिशा बदल गई, मतलब ए से भी गया ये 50 मीटर 5 सेकेंड में, और बी से ये सी चला गया, ये भी 50 मीटर और 5 सेकेंड में ही चला। लेकिन क्या कहते हैं, ये हमारा एक समान वेग है? तो नहीं भाई, ये एक समान वेग नहीं। यहां से देखिए दिशा बदल गई, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो वेग बदल जाएगा। ठीक है, अगर कोई कहे ये कोई वृत्ताकार पथ पे चल रहा है, ठीक है ना, वृत्ताकार पथ पे चल रहा है और सेम रेट से चल रहा है, तो क्या इसमें वेग परिवर्तन हो रहा है क्या? तो भाई बिल्कुल इसमें वेग परिवर्तन हो रहा है, हर क्षण वेग परिवर्तन हो रहा है। आप किसी भी क्षण उठा करके देख लीजिए, वेग की डायरेक्शन क्या होगी? चेंज होती जाएगी, यानी गोल 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 चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है। मतलब मान लीजिए एक रोटेशन कंप्लीट करते हैं 10 सेकंड में, अगली रोटेशन भी 10 सेकंड में, अगली रोटेशन भी 10 सेकंड में, अगली रोटेशन भी 10 सेकंड में, मतलब हर एक रोटेशन को इसने कंप्लीट किया कितने में? 10 सेकंड में। यानी प्रत्येक रोटेशन को कंप्लीट करने में जब 10 सेकंड का ही समय ले रहा है तो ये तो एक समान हो जाना चाहिए, लेकिन ये एक समान नहीं है, क्योंकि वृत्ताकार पथ पे चलने का मतलब होता है हर जगह पे उसने अपनी डायरेक्शन को क्या किया? चेंज। और अगर उसने डायरेक्शन को चेंज किया तो वो असमान हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि परिमाण भी समान होना चाहिए और दिशा भी समान होगा, तब कण को कहते हैं कि भैया एक समान वेग से चल रहा है। यह केवल तभी संभव है जब कण एक सरल रेखा में एक ही दिशा में नियत वेग से चले। सरल रेखा में चले, नियत वेग से चले और एक ही दिशा में चले, तब त्वरण जो होगा वह शून्य हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहां पर टाइम है और ये वेलोसिटी को, सॉरी ये हमारा वेलोसिटी को बता रहा है, तो यहां पर ये जो एक्सीलरेशन है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। एक्सीलरेशन जो त्वरण होता है ये होता है वेग परिवर्तन की दर। चूंकि ये टर्मिनोलॉजी पहले इंट्रोड्यूस इसलिए होगी क्योंकि आप इसको सीख चुके हैं, है ना, 9th क्लास से रिपीट होकर के आ रहे हैं ये टर्म्स। हम बस 9th क्लास में जो पढ़े थे बेसिक्स उससे जस्ट आगे की तरफ हम देख रहे हैं, लेकिन हम स्टार्ट वहीं से ले रहे हैं। अगर आपने वहां पर नहीं देखा था, नहीं समझा था, तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। त्वरण जो होता है वो होता है वेग परिवर्तन की दर। तो यहां पे ये क्या हो रहा है? वेग में परिवर्तन। लेकिन आप पा रहे हैं कि कितनी भी दूरी अगर मैं चल गया, सॉरी कितना भी समय मैंने लगा दिया, कितना भी समय लगा दिया, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ दूरी बदल रही है और कुछ हो नहीं रहा। तो मतलब वेग जो है कांस्टेंट रहे, सेम चल रहा है, एक समान वेग। इसको कहते हैं क्या? एक समान वेग। ये जो दिख रहा है ये एक समान वेग। आगे बढ़ूं मैं तो हम बात करते हैं असमान वेग की। असमान वेग का मतलब क्या समझ में आता भाई? कि वही जैसे वृत्तीय गति में चल रहा था, परिमाण समान था लेकिन दिशा बदल रही थी। और एक ऐसी भी कंडीशन आ सकती है ना कि परिमाण भी बदले और दिशा भी, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है, जो नंबर है, वो भी बदलता रहे। जैसे 5 सेकंड में 50 चला, अगले 5 में से 20 मीटर चला, अगले 5 सेकंड में फिर वो 70 मीटर चल गया। तो मतलब टाइमिंग अभी सेम है, लेकिन देखिए जो विस्थापन हो रहा है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, हो सकता है डायरेक्शन भी चेंज हो रही हो। तो मतलब दो कंडीशन, या तो ऐसा मान लीजिए सरल रेखा में ही चला, सीधी रेखा में चला, दिशा नहीं बदल रही, लेकिन पहले 5 सेकंड में चला ये 10 मीटर, अगले 5 सेकंड में चल गया ये 20 मीटर, अगले 5 सेकंड में चल गया फिर से 10 मीटर। तो ये असमान हो गया, दिशा सेम है। और वृत्ताकार पथ पे चल रहा है और इसकी हर एक 10 सेकंड में ये क्या कर रहा है भाई? ये पूरा रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, लेकिन इसकी दिशा हर सेकंड बदल रही है, इसलिए यह असमान है। मतलब दो कंडीशन, परिमाण के बदलने से भी असमान हो सकता है, दिशा के भी बदलने से असमान हो सकता है, या फिर दिशा और परिमाण दोनों बदल रहे हो तो भी असमान होगा। मतलब जब कोई कण इस प्रकार गतिशील हो ताकि कण के वेग का परिमाण अथवा दिशा अथवा दोनों परिवर्तन हो, तब कण के वेग को असमान वेग कहलाता है। जैसे ये दिख रहा है, ये कैसा भी असमान, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से चेंज हो रहा है, ये असमान है। ठीक है, इसी को कहते हैं क्या? असमान। एक समान में आपने देखा कैसा चलता, कांस्टेंट, बिल्कुल सीधा। ठीक है,
अब बात किसकी होती है भाई? जब असमान हो, अलग अलग चल रहा है, तो किसके जरिए हम कैलकुलेशंस करेंगे? कैलकुलेशंस करने के लिए तो हमको कोई एक फिक्स पॉइंट चाहिए, एक कोई फिक्स नंबर चाहिए, एक कोई मिड वैल्यू चाहिए। तो मिड वैल्यू कैसे निकलेगी? तो उसी मीन वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या कहते हैं? माध्य वेग, औसत निकालते हैं भाई, एवरेज। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए 5 उंगलियां हैं, मैं कुछ ऐसी गिनती चलनी है, कुछ काउंटिंग्स होनी है, कुछ एक्सपेरिमेंट होना, किस उंगली पे करूं? इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे। ये करूंगा तो इधर से करूंगा तो भाई इधर से तो पास है, लेकिन इधर से ये दूर है। इधर से पहली 1 2 3 4 5वीं इधर से, यहां पे ये इधर से तो 1 के बाद ही आ जाएगा, लेकिन इधर से 3 पॉइंट के बाद आएगा। लेकिन इसमें चलिए तो ये क्या होगा? इधर से भी 2 पॉइंट, इधर से भी 2 पॉइंट, तो ये मिड में आ गया। इसके जरिए सारे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। जो बीचों बीच आएगी फिंगर, इसी के जरिए हम बाकी के कैलकुलेशंस कर लेंगे। तो मीड क्यों निकालते हैं, मीन क्यों निकालते हैं भाई, माध्य क्यों निकालते हैं? ताकि एक बीच का नंबर आ जाए। एरर तो हो ही रहा है ना, गलतियां तो हो ही रही, एरर हो ही रहा है भाई, इधर से कर रहे हैं तो भी एरर, इधर से कर रहे तो भी एरर। तो एक ऐसे नंबर के साथ में काम करिए जिसमें एरर्स कम हो भाई। जितना इधर से गलती हुई उतना ही इधर से हो गई तो बराबर हो गया, जितना इधर से होता है इधर से हो गई बराबर हो। मतलब एरर्स मिनिमाइज करें और कुछ नहीं। आइए, तो मतलब किसी वस्तु के कुल विस्थापन तथा उस विस्थापन में लगे कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। ठीक, मतलब वी एवरेज कहीं पे लिखा हो और ऊपर वेक्टर लगा हो, डेल एक्स अपॉन में डेल टी, अर्थात ये क्या हो जाएगा भाई? डेल एक्स का मतलब क्या हो गया? तो ये हो गया x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है ना? डेल एक्स का मतलब क्या है भाई? लिटिल चेंज, छोटा सा चेंज, ये रहा। और इसका मतलब क्या है भाई? t2 माइनस t1, मतलब समय अंतराल, जो मिनिमम समय अंतराल वहां पे लगाओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए भाई। ये टाइम पे वेक्टर नहीं होगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। समय वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, सिर्फ x2 माइनस x1 उनके ऊपर वेक्टर होगा अपॉन में t2 माइनस t1। ठीक है ना? समय वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। चलिए, तो यहां तक में हमें समझ में आता है हमारे औसत क्यों निकाला था? क्योंकि हमें चाहिए था एक इंटरमीडिएट। अब बात कर लेते हैं हम इंस्टेंटेनियस की, तात्क्षणिक की। क्योंकि देखिए, आप वेग में थोड़ा सा और अच्छा समझेंगे। जो चाल में हमने समझा था, जहां पे हमने कहा था कि टोटल पाथ ले रहे हैं तो गलतियां होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि वो स्लो होगा, तेज चलेगा, ब्रेक लगाएगा, बहुत कुछ। किंतु वेग की जब बात की जाती है तो यहां पर दिशा इंपॉर्टेंट है। जब वो चाल में देखा तो ऐसा चल करके, ऐसा गोल घूम करके कहीं से भी आ रहा था भाई, मतलब दूरी चल तो रही थी, लेकिन हर बार दिशा बदलने की संभावनाएं थी। जब विस्थापन की बात करते हैं तो यहां समय के साथ में दूरी देखेंगे, लेकिन दिशा नहीं बदल सकते। तो जब दिशा नहीं बदलेंगे तो आपको क्या लेना होगा? आपको ऐसी डिस्टेंस लेनी होगी जिसमें दिशा ना बदले। नहीं बदलने के लिए तो हमने ऐसा काम किया था, क्या ये ऐसा कोई ऐसा चल रहा है तो मैंने एक छोटी सी चीज ले ली थी, बस इतनी सी दूरी। यहां पर आपको लगभग ये स्ट्रेट दिख रहा, सीधा जाता हुआ। इसी को कहते हैं मिनिमम समय पर, जो मिनिमम समय पर, ठीक है, न्यूनतम समय में जो विस्थापन तय होता है उसी को कहते हैं तात्क्षणिक। मिनिमम, न्यूनतम समय पर। कैसे लिखते हैं न्यूनतम को भाई? तो न्यूनतम को भाई v वेक्टर इज इक्वल्स टू लिमिट डेल टी टेंडिंग्स टुवर्ड्स 0। क्यों? क्योंकि डेल टी को हम चाहते हैं कि मिनिमम हो जाए, मतलब 0 के आसपास चला जाए। डेल एक्स वेक्टर अपॉन डेल टी वेक्टर, अर्थात x2, ये कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1 वेक्टर अपॉन में डेल टी का मतलब t2 माइनस t1। और इसी को, ये क्या निकला? ये रेट ऑफ चेंज निकला। ये क्या निकला? ये निकला दर। और इसी दर को हम डिफरेंशियल फॉर्म में अगर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं भाई? इसी को हम लिखते हैं dx अपॉन dt। मतलब ये क्या लिखा हुआ है यहां पर? d, यहां पर जो होगा ये है विस्थापन, बटा में यहां पर क्या लिखा है? तो ये लिखा हुआ है समय। क्योंकि हमें किससे तुलना करनी होती है? हमें तुलना करनी होती है समय के साथ में। मतलब विस्थापन का रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं, विस्थापन का दर निकाल रहे हैं कि ये कितनी देर में कितना चल के जा रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए भाई? तात्क्षणिक चाहिए ना, बिल्कुल क्षण भर में, बिल्कुल छोटे से समय में। ठीक है, क्योंकि वेग की भी बात करूं मैं तो वेग जो होता है, ये आपने देखा क्या होता है? विस्थापन बटा में समय। ये क्या होता है भाई? विस्थापन बटा में समय। अब अगर जब हम विस्थापन को कह दे कि ये भैया कांस्टेंट होगा, विस्थापन कैसा हो जाए? ये हो जाए हमारा कांस्टेंट, स्थिरांक हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो ये हो जाएगा, तो वेग जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी समय के।
और इसका मतलब क्या समझ में आता है भाई? तो समय जितना छोटा होगा वेग उतना बड़ा होगा, समय जितना छोटा होगा वेग उतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैं ऐसा कहता हूं समय जितना छोटा होगा वेग उतना शुद्ध होगा, तो यह भी शब्द तो ठीक ही है, समय जितना छोटा होगा वेग उतना शुद्ध होता जाएगा। तो इसीलिए मिनिमम टाइम इंटरवल पे निकालते हैं, बहुत छोटे से क्षण पे की बात करें, मतलब किसी निश्चित समय या क्षण पर वस्तु के वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। फॉर्मूले कैसे निकाल रहे हैं, फॉर्मुलेट कैसे कर रहे हैं, ये आप सीख चुके हैं। ठीक है भाई, इसको कैसे ऑपरेट करना है हम अभी आएंगे क्वेश्चंस में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि इसको ऑपरेट कैसे करते हैं। खैर, यहां तक में आपको ये बातें समझ में आ गई हैं, आप यहां पर देख चुके हैं आपके चाल और वेग को, समय, दूरी, विस्थापन को, ठीक है, कैसे रिलेट करते हैं, कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, ये सब कुछ सीख चुके हैं। तो बाकी कोर्स कंटेंट के लिए क्या करते हैं भाई? तो आप अपने सर्च बॉक्स में लिखते हैं magnetbrains.com, आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाता है, जहां पर आप अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं भाई। जैसे आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हो, सीबीएसई हिंदी मीडियम से हो, या फिर किसी स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम से हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, है ना, मध्य प्रदेश बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, किसी भी स्टेट बोर्ड से भाई, एनसीईआरटी ही है मेन, ठीक है, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईआईटी, जेईई, नीट, सीआईआईबी, जेएआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, जस्ट आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए, आपके क्लासेस ओपन हो जाते हैं, एंड जैसे ही आप अपने क्लास को टैप करते हैं आपके सभी सब्जेक्ट्स ओपन हो जाते हैं, जहां पर आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर जैसे ही वॉच नाउ क्लिक करते हैं आपके सभी चैप्टर्स ओपन हो जाते हैं, जहां पर आप एक ही चैप्टर के फोल्डर के अंदर उस चैप्टर से रिलेटेड उसके कॉन्सेप्ट वीडियोज, उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सब कुछ मिल जाता है भाई। आपको भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सब कुछ यहां सिस्टमैटिक ऑर्डर में अवेलेबल है। जस्ट आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए, कुछ इस प्रकार से आपका वीडियो प्ले हो जाता है, जिसको कहीं पर भी आप पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, और सबसे अच्छी बात, नेक्स्ट वीडियो करके यहीं से आप अगले वीडियो पर जा सकते हैं, मतलब आपको भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आता है फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7th to 12th, क्वालिटी कंटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।